to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद में जो तहखाना है वहां पूजा भी होगी। वाराणसी की कोर्ट से आदेश आ गया है इस बाबत। आज आया है आदेश और आने वाले रोज़ यानी कि 1 फरवरी के दिन आएगा देश का बजट। देश का बजट किस ओर जाएगा, किसकी झलक मिली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। बजट के ठीक पहले संसद में क्या हुआ, वाराणसी और दिल्ली की इन खबरों पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। और साथ में चलेंगे पटना, जहां रेलवे भर्ती के एक विज्ञापन से बौखलाए छात्रों ने तीखा विरोध किया हुआ है। विरोध ऐसा कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, रेलवे को सफाई देनी पड़ी और छात्रों व कोचिंग संचालकों पर आपराधिक साजिश के इल्ज़ाम लगाने लगे लोग। और जब भर्ती और भर्ती की संख्या पर बवाल हो रहा था तो रेलवे ने एक और भर्ती निकाल दी। लोग कह रहे हैं कि प्लेकेट करने के लिए किया गया है। इस पूरे विवाद को समझेंगे, लेकिन पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी झारखंड से है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर बने हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही केस दर्ज करवा दिया। मुख्यमंत्री की शिकायत पर रांची के धुरवा थाने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केस उन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है जो 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास पर सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। शिकायत में कुछ अधिकारियों के नाम भी हैं, जैसे कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य। शिकायत में जो लिखा है वो मोटा मोटी हम बता देते हैं। इसमें हेमंत ने लिखा है, जो तहरीर दी गई है, मैं जब रांची आया तो मीडिया के जरिए पता चला कि मुझे प्रताड़ित करने, मुझे और मेरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए इन अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और शांति निकेतन में सर्च ऑपरेशन किया। सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक मकसद के तहत दिल्ली में उनके परिसरों की तलाशी ली और इस कार्रवाई को बिना नोटिस के अंजाम दिया गया। लिखा है कि कार्रवाई के दौरान उनके वहां मौजूद होने को भी जरूरी नहीं समझा गया, बल्कि उसी दिन यानी कि 29 जनवरी और 31 जनवरी को उन्हें रांची में मौजूद रहने को कहा गया। सोरेन ने यह भी कहा कि दिल्ली में उनके निवास से मिली BMW कार उनकी नहीं है, लेकिन ये जानकारी इस तरह फैलाई गई जिससे लगे कि इस महंगी गाड़ी के मालिक वो हैं। सोरेन ने यह इल्जाम भी लगाया कि एजेंसी ने उनके खिलाफ चुनिंदा जानकारियां ही लीक की। इनमें 36 लाख रुपए की नकदी मिलने वाली जानकारी भी शामिल है। सोरेन ने पुलिस को बताया कि इस कैश से उनका संबंध नहीं है। कथित जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। बुधवार को भी ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची। इस पूछताछ के बीच रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन भी चल रहा है। इससे पहले 20 जनवरी को ईडी के अफसरों ने मुख्यमंत्री सोरेन से पूछताछ की, जो करीब 7 घंटे चली। अगली सुर्खी चंडीगढ़ से है। यहाँ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंची थी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मेयर चुनाव के नतीजों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 फरवरी तय की है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने हाईकोर्ट पर सवाल उठाया कि 3 हफ्ते में कौन सी रिपोर्ट सौंपनी है। वीडियो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी ताकि जल्द सुनवाई हो। 30 जनवरी को मेयर चुनाव में भाजपा की मनोज सोनकर को जीत मिली थी, उन्हें विजेता घोषित किया गया था, लेकिन 8 वोटों को अवैध बताने को लेकर हंगामा हुआ था। अगली सुर्खी में बात उस राज्य की जहां की राजनीति, विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये तीनों चीजें ही चर्चा के केंद्र में हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की। यहाँ नई सरकार बन चुकी है। पिछले हफ्ते तक जो दल एक दूसरे के साथ थे, अब वो एक दूसरे के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। थोड़ी सी भूमिका और बांध देते हैं। बीते साल अक्टूबर के महीने में बिहार में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की। सर्वे कहा था उससे। उस दरमियान नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, अब नहीं है। 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा बिहार से गुजर रही थी। पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल ने दावा कर दिया कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया था। बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया।
राहुल गांधी का बयान जो आ रहा है सामने, उसका अर्थ देखा जाए तो समझ आता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि नीतीश जाति जनगणना के खिलाफ थे। राहुल का स्टेटमेंट जब वायरल होने लगा तब सीएम नीतीश कुमार जवाब देने सामने भी आए। आप उनसे सुनिए वो क्या कहते हैं। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ? आप जानते नहीं, आप भूल गए। आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया, तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे। नीतीश कुमार ने आज सिर्फ राहुल गांधी को ही लपेटे में नहीं लिया, बल्कि अपने पुराने कुनबे यानी इंडिया गठबंधन पर भी जमकर बरसे वो, और मीडिया के सामने ये भी कहा कि वो अब कहीं और नहीं जाने वाले। आप तो बोल दिए थे कि इमरान ठीक नहीं है, तब तक कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं ललन टॉप न्यूज रूम। ये अपडेट झारखंड को लेकर है, जहां पर अभी तक मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने राजभवन जाके इस्तीफा दे दिया है, और जो खबर आ रही है उनकी जगह लेंगे चंपई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता हैं, अर्जुन मुंडा की सरकार में भी मंत्री रहे थे, अर्जुन मुंडा की भाजपा सरकार में मंत्री रहे थे। उसके पहले जो उनकी राजनीति की शुरुआत मानी जाती है वो शिबू सोरेन यानी हेमंत सोरेन के पापा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से और सचिवों, पहले सचिव में से के सहयोगी रहे हैं। तो शिबू सोरेन के साथ वो झारखंड, सेपरेट झारखंड के मूवमेंट में शामिल रहे थे चंपई सोरेन। बाद में राजनीति जो शुरू हुई उसमें विधानसभा का चुनाव लड़ा और तमाम तरीकों से आगे बढ़े, और उन्हें विधान दल का नेता चुन लिया गया है, ये भी खबर आ रही है। और अगले मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो नहीं होंगे चंपई सोरेन। इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि इस इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अरेस्ट कर सकता है। सुर्खियां समाप्त हुई, अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर में पहले बात ज्ञानवापी केस की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मस्जिद मौजूद है। कहानी है कि औरंगजेब ने पुराने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और बाद में बगल की खाली जमीन पर मंदिर बनवाया गया। इस मस्जिद को स्थानीय लोग ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर एक तहखाना मौजूद है और इस तहखाने को व्यासपीठ, व्यास तहखाना या ज्ञानवापी तहखाना कहा जाता है, दक्षिणी तहखाना भी कहा जाता है। अगर आप विश्वनाथ मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर परिसर में भगवान शंकर की सवारी यानी कि नंदी बैल की प्रतिमा दिखाई देती है। इस प्रतिमा का मुंह जिस ओर है उसके ठीक सामने यह तहखाना मौजूद है। यह तहखाना सील रहता है और यहाँ पर अभी फिलहाल कोई पूजा नहीं होती है। अब ज्ञानवापी में सर्वे वगैरह का जो केस और विवाद है वो तो चल रहा है। इसी विवाद की फहरिस्त में एक तारीख आई 25 सितंबर 2023 की। इस दिन इस व्यासपीठ से जुड़े शैलेंद्र पाठक व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका में उन्होंने व्यास तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग की। इनका दावा था कि व्यास तहखाने में उनका परिवार कई दशकों से पूजा करते आया है। साल 1993 तक इस परिसर में पूजा होती भी थी, लेकिन साल 1993 के उत्तरार्ध में तत्कालीन यूपी सरकार ने तहखाना सील करवाया और पूजा बंद हुई। शैलेंद्र व्यास की इस याचिका पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में 4 महीने तक सुनवाई हुई। व्यास पक्ष ये दलील देता रहा कि उन्हें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। वहीं मस्जिद पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने व्यास पक्ष के खिलाफ 2 दलीलें दी। पहली, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत पूजा करने की व्यवस्था में कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। ये दलील कि 1947 में जो स्थिति थी उसे बरकरार रखना है 15 अगस्त के टाइम से। दूसरी दलील क्या थी? तहखाने का हिस्सा मस्जिद के अधीन है, इसलिए वो वक्फ संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के तहत आता है, इसलिए वहां पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। 30 जनवरी तक सुनवाई हुई और इस दिन जिला जज ने अपना आदेश
सुरक्षित कर लिया। 31 जनवरी के दिन आदेश सामने आया। आदेश में जिला जज ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि उक्त तहखाने में 7 दिनों के भीतर पूजा पाठ शुरू करने की व्यवस्था करें और लोहे से बाड़ेबंदी भी कर दें। लेकिन इस आदेश के पहले एक और आदेश सामने आया था जिससे इस केस की दिशा को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। जैसे कोर्ट द्वारा 17 जनवरी को दिया गया आदेश, इस दिन कोर्ट ने जिला प्रशासन को एक आदेश दिया कि वो व्यास तहखाने का जिम्मा खुद के पास रखें। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिलाधिकारी ने मस्जिद पक्ष से तहखाने की चाबी भी ले ली और अपने पास सुरक्षित रख ली। इसके 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को जिला प्रशासन ने तहखाना खोला भी था। अब 31 जनवरी को यह आदेश सामने आया पूजा वाला और उसके बाद आई पक्षों और उनसे जुड़े वकीलों की प्रतिक्रियाएं। आप सुन लीजिए। व्यास जी के तहखाने में जो व्यास परिवार का तहखाना है वहाँ पे आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि वहाँ पे उचित प्रबंध करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएं। तो किस तरह की भी आगे नियमित पूजा होगी कि नियमित पूजा। ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। कुछ अलग से स्पष्ट निर्देश भी हैं इसको लेके? नहीं, सिर्फ यही निर्देश है कि वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करी जाए और जो दंश था नवंबर 1993 का आज वो स्टार्ट हो गया। तो ये कब से 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। व्यास परिवार ने वहाँ के लिए बहुत संघर्ष भी किया है और जो समझिए 500 वर्षों से लड़ते चले आए हमारे पूर्वज लोग। वहाँ हमारे पूर्वज जाकर के मंत्रोच्चार करते रहे, पूजा करते रहे, रामायण गीता का पाठ करते थे और जो है ये समझ लीजिए 93 या 92 करीब से जो है कि बंद हुआ जो है। नहीं तो हमारे लोग हमेशा परिवार के लोग वहाँ जाते आते थे और तब से जो है कि बंद हो गया। और चूंकि ये फैसला निचली अदालत से आया तो मस्जिद पक्ष के लोगों ने साफ किया कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो मुमकिन रिलीफ होगी इसके लिए आगे जाएंगे। आप लोग पहले भी कह रहे थे कि एक ही तरह के प्रार्थना पत्र में दो ऑर्डर नहीं आ सकते। दो ऑर्डर नहीं आ सकता। ये ऑर्डर जनपद न्यायाधीश ने गलत किया है और स्पेशल वर्शिप एक्ट और 37 के मुकदमे के फैसले को ओवरलुक करके किया है। अभी इस मामले में डीएम को रिसीवर बनाने वाला ऑर्डर आ चुका है। फिर इसके खिलाफ भी हम हाईकोर्ट गए हैं और इसके खिलाफ भी जाएंगे। आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए? 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ है कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। इस मसले पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। अब बात रेलवे भर्ती को लेकर मचे बवाल की। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट्स के लिए भर्ती निकाली गई, ALP। इन भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी छात्रों ने बिहार में प्रदर्शन किया। आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये दृश्य पटना के हैं। यहाँ के भिकना पहाड़ी से लेकर करगिल चौक तक छात्रों ने रैली निकाली। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले 27 जनवरी को छात्रों ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम भी किया था, पुलिस पर पथराव भी किया था। फिर 30 जनवरी को प्रदर्शनकारी छात्र फिर से सड़कों पर आए, नारेबाजी की, पुलिस पर पत्थर भी चलाए, पुलिस ने भी लाठियां भांजी। मौके से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रदर्शन सिर्फ यही नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया और चैट ग्रुप्स में भी हो रहा है। टैलेंट टॉप के कई वीडियोस में छात्र आकर कमेंट कर रहे हैं कि रेलवे भर्ती पर आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया पर वो पत्रकारों को बारहा टैग भी कर रहे हैं कि रेलवे भर्ती पर बात क्यों नहीं आप करते। तो क्या है रेलवे भर्ती का पूरा विवाद जिस वजह से इतना प्रोटेस्ट हो रहा है? इसे समझने के लिए पहले सरकारी विज्ञापन पर गौर करना होगा, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। देश में रेलवे में की जाने वाली तमाम भर्तियों के लिए एक बोर्ड है जिसे कहा जाता है रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यही बोर्ड जब तब रेलवे में रिक्तियों और उनमें भर्ती की सूचना वगैरह जारी करता है। इस RRB ने सहायक लोको पायलट यानी ALP के लिए 5697 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। जो गाड़ी चलाते हैं लोको पायलट
वो पहले एएलपी ही भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वेनिंग होती है, कई दिनों तक एएलपी रहते हैं, फिर पदोन्नति पाके लोको पायलट बनते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी से शुरू हुए, जो 19 फरवरी 2024 तक किए जा सकते हैं। आवेदकों का चयन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। रेलवे ने भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरआरबी के एएलपी भर्ती बोर्ड के नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही एक अन्य नोटिफिकेशन के जरिए रेलवे ने यह भी कहा है कि कोविड के चलते जो अभ्यर्थी अपना एग्जाम नहीं दे पाए, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। ये एक चीज़ देखने में आई है कि जब जब प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह की रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से आती है। हमने अग्निवीर में भी देखा था। नोटिफिकेशन के मुताबिक एएलपी की पोस्ट के लिए पहला सीबीटी जून से अगस्त 2024 के बीच हो सकता है, जबकि दूसरा सीबीटी सितंबर 2024 में प्रस्तावित है। वहीं एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर 2024 में होने की संभावना है। ये संभावित कैलेंडर है, बदल सकता है। ये तो हो गया भर्ती का कैलेंडर। अब आते हैं प्रोटेस्ट पर। प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स की पहली आपत्ति है वैकेंसी की कम सीटों पर। अभ्यर्थियों ने वैकेंसी को बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि आरआरबी ने साल 2018 में 64,371 पदों पर भर्ती निकाली, उसके बाद कोई बहाली ही नहीं हुई और अब लोको पायलट पद के लिए सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए एएलपी, उसके लिए सिर्फ 5,600 पदों पर भर्ती निकली है, जो कि पर्याप्त नहीं। यानी 6 सालों बाद भर्ती आई तो 5,500 के आसपास। छात्र ये भी कह रहे हैं कि रेलवे को कम से कम 70,000 पदों पर बहाली निकालनी चाहिए थी। सुनिए। जो वैकेंसी है इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, सरकार अपना मनमानी कर रहा है। जैसे एएलपी रेलवे ड्राइवर का जो वैकेंसी आया, हर साल 30,000 35,000 इस तरह से करके आता था। अभी 6 साल के बाद जो वैकेंसी आया है वो सिर्फ 5600 कुछ वैकेंसी आया है और इसमें इलेक्ट्रीशियन का सीट ही नहीं है। तो सरकार से ये मांग है कि मतलब सीट को इंक्रीज किया जाए और जो इलेक्ट्रीशियन का सीट है वो जल्द से जल्द दिया जाए। ये गलत तरीका है कि आप स्टूडेंट पे लाठी बरसा रहे हैं। अरे वो अपने हक के लिए बात करा, सरकार से बात करा, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आप गरीबों पर लाठी चार्ज नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हमको जो भी करना है हम उसको बोल सकते हैं। हमने खामोशी के साथ अपने आप को आपके सामने जाहिर कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी वगैरह नहीं, पत्थरबाजी कुछ नहीं किया गया है, ये गलत बात है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग कोई गलत तरीका नहीं कर रहे हैं। भाई रेलवे के वैकेंसी गवर्नमेंट जैसे पहले लेती तो वैसे लिया जाए, सीट बढ़ाया जाए। हम लोग विद्यार्थी, हम लोग क्या करेंगे सर बताइए। छात्रों ने सरकार पर यह इल्जाम भी लगाया कि चूंकि रेलवे का निजीकरण किया जाना है, इसलिए कम भर्तियां निकाली जा रही हैं। लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी आपत्ति है कैलेंडर को लेकर। प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे छात्र कहते हैं कि आरआरबी को केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरह भर्ती को लेकर एक कैलेंडर बना लेना चाहिए। किस पोस्ट की कितनी भर्ती किस समय की जाएगी, इसका ब्यौरा आरआरबी लगातार उपलब्ध कराए, ताकि अभ्यर्थियों को लगातार इंतजार न करना पड़े, वो निराश न हो। अब ये तो हो गई छात्रों की बात। अब इन आरोपों पर रेलवे का क्या कहना है, ये जानते हैं। वैकेंसी में बढ़ोतरी की मांग से जुड़े सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो बयान है, आप सुन लीजिए। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. आपने सुना, रेल मंत्री कह रहे थे कि सालाना भर्तियां की जाएंगी। अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेलवाल को सुनते हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी। Railway has recently completed employment process for 1.5 lakh posts. Now it has started new process. Railway plans to now bring vacancies on regular basis every year, practically every year, because infrastructure and operations of railway are increasing every year. Vacancies in multiple categories will be filled yearly basis. The recruitment of 5,696 ALPs loco pilots have already started in this direction. तो यहाँ एक सवाल का जवाब मिलता है कि सालाना भर्ती होगी।
ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, भरोसा दिलाया जा रहा है। मतलब ये समझ बनाई जा सकती है कि रेलवे एक कैलेंडर बनाने पर विचार तो कर रहा है, लेकिन छात्र तो ये भी कह रहे हैं कि इस साल जो लगभग 5,500 की भर्ती आई है उससे बढ़ाकर 70,000 किया जाए, क्योंकि रेलवे 6 सालों बाद इस पोस्ट पर भर्ती लेकर आया है। हमने रेलवे के कुछ अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने अपने स्तर की कुछ दिक्कतें शेयर की, जो कहा उसे आप पॉइंट्स में समझ लीजिए। रेलवे में अलग अलग डिवीजन के पदों पर अलग अलग तरह की ज़रूरत होती है। रेलवे हर 6 महीने में नए स्टाफ की ज़रूरत का रिव्यू करता है। अब रेलवे की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है, तेज़ी से मालगाड़ियों में माल ढुलाई बढ़ी है और लगातार ट्रैक का विस्तार हुआ है। रेलवे की अलग अलग विभागों में रिक्तियां पैदा हो रही हैं। पहले चुनावी सालों में बड़ी तादाद में वैकेंसी की घोषणा कर दी जाती थी, उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में कई साल लगते थे। रेलवे की ज़रूरत के हिसाब से भी भर्ती का यह तरीका ठीक नहीं था। कई कैटेगरीज में भर्तियों में किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाती थी। अब सभी भर्तियां एक साथ नहीं, बल्कि अब हर साल कई कैटेगरीज में अलग अलग भर्तियां निकाली जाएंगी। सालाना टाइमलाइन तय करके एग्ज़ाम करवाने से रेलवे और स्टूडेंट्स दोनों का फ़ायदा है। अब टाइमलाइन डिक्लेयर करके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। असिस्टेंट लोको पायलट का पूरा काडर ही 57,000 का है। ड्राइवर की पोस्ट पर कुल 15,000 पद ही हैं। ऐसे में जितने पद खाली होंगे उसी हिसाब से नियुक्ति हो सकती है। और इस बुलेटिन को लिखते लिखते एक और अपडेट सामने आ गया, वो था रेलवे को लेकर आई नई भर्ती का। जी हाँ, एक भर्ती का ऐलान और हो गया। आरआरबी ने 31 जनवरी की देर दोपहर या शाम ही कह लीजिए एक नोटिस जारी किया कि लगभग 9,000 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। मार्च अप्रैल 2024 में आवेदन लिए जाएंगे। सीबीटी अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक होंगे और नियुक्ति फरवरी 2025 तक प्रस्तावित है। लेकिन ये तो दो पक्षों की बात हुई। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट की। छात्रों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आपराधिक साजिश हुई है, ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हमें अपने सूत्रों के माध्यम से कुछ ऐसी चैट्स के स्क्रीनशॉट मिले जिनमें लोग आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि ट्रेन जाम कर दो, आग लगा दो, ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, छोटे छोटे स्टेशन को टारगेट करो, पुलिस थाने पर भीड़ जमा करो। कुछ स्क्रीनशॉट्स में इस तरह की बातें भी नज़र आ रही हैं कि जो चैनल, न्यूज़ चैनल हमारी बात नहीं सुन रहा, खबर नहीं दिखा रहा, उसे अनसब्सक्राइब करो। इन चैट्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हैं। दावा ये भी है कि इस प्रोटेस्ट को बाकायदा आयोजित किया जा रहा है और इनके पीछे कुछ कोचिंग संचालक भी शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उम्मीद ये भी है कि लाखों छात्र निराश नहीं होंगे। सरकार उनकी सुनेगी, उनके लिए भर्तियां निकालेगी, उन्हें समय समय पर सेवा में लेकर आएगी और छात्र बेहद धैर्य और संयम के साथ पढ़ाई और तैयारी करेंगे और अपनी आवाज़ बेहद मजबूती के साथ रखेंगे ताकि उनकी जिजीविषा को किसी अपराध की तरह न देखा जा सके। छात्रों के बवाल के बाद चलते हैं संसद। 1 फरवरी यानी कल के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट क्या होता है कई लोग जानते होंगे, हम रिपीट कर देते हैं। जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला हो तो सरकार उससे पहले का जो बजट पेश करती है उसे कहा जाता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है और इसमें ये ब्यौरे होते हैं कि चुनाव होने तक सरकार कैसे अपने खर्च को मैनेज करेगी और किस मद में खर्च कितना होगा। चुनाव के बाद जब नई सरकार बन जाती है तो सरकार फिर एक संपूर्ण बजट पेश करती है, पूरक बजट पेश करती है। अब 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री संसद के बाहर पत्रकारों से मुखातिब हुए। एक बयान जारी किया उन्होंने। उनके निशाने पर थे विपक्ष के सांसद जिन्हें शीतकालीन सत्र में सस्पेंड कर दिया गया था और इस सत्र में वो वापस संसद आ गए थे। कहा कि जो सांसद संसद की कार्रवाई में बाधा डालते हैं उन्हें एक बार खुद के भीतर झांकना चाहिए। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। इसके बाद टीवी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें सामने आई। वो राष्ट्रपति भवन से बग्घी पर बैठकर पार्लियामेंट हाउस आ रही थी। राष्ट्रपति मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाली थी। कट टू पार्लियामेंट, राष्ट्रपति मुर्मू ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने बीते कुछ वर्षों में देश और मोदी सरकार की उपलब्धि गिनाने के पहले ये कहा कि नई संसद भवन में ये उनका पहला भाषण है। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने जो कहा उसका हिस्सा आप सुन लीजिए।
हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई अगले रोज तक के लिए स्थगित कर दी गई, यानी कि 1 फरवरी तक के लिए। लेकिन राज्यसभा में बिजनेस शुरू हुआ, जहां नए सदस्यों ने शपथ ली। कौन से सदस्य थे ये? आम आदमी पार्टी से स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता, और राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य सतनाम सिंह संधू। और इसके बाद राज्यसभा को भी अगले रोज तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब 1 फरवरी को संसद में बजट पेश होना है, और हम आग्रह करते हैं कि कल पूरी ललन टॉप टीम के साथ बजट का सीधा प्रसारण आप देखिएगा। गुड़ से गुड़ उपमाओं को बेहद आसान भाषा में समझिएगा, और हमारे ललन टॉप जानकारों से भी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपने को ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।